गुड मॉर्निंग साथियों। आज है हमारा 29 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, वो है चाइना का अंटार्कटिक जो फ्रेमवर्क है, हम उससे देखेंगे। इसको हम जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट में। सेकंड देखने वाले हैं साइबर क्राइम्स और क्राइसिस ऑफ द ग्लोबल गवर्नमेंट्स, तो जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट्स में हम इसे देखेंगे। थर्ड में हम देखेंगे इंडिया के साथ जो यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे बारे में, इसको हम देखेंगे जीएस पेपर 2 के आईआर से भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसको हम एज इकोनॉमिक्स में क्या देख सकते हैं। फोर्थ में देखेंगे फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इंडिया के एजिंग पॉपुलेशन, जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स है। और फिफ्थ पर हम देखने वाले हैं प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारा 2026 एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला अगर हम बात करें तो चाइना का जो अंटार्कटिक जो फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड ये क्यों न्यूज में हुआ है, हम इसकी थोड़ा सा बायोलॉजिकल देखते हैं सबको। देखो, अगर बैकग्राउंड देखें ना, तो जो ड्रॉप लॉ है उसमें ये देखा गया कि 7 चैप्टर और 15 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, ये प्रपोजल था अंटार्कटिक लॉ कंटेंट का। अब ये अप्लाइड क्या होगा, चाइनीज सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन पर। फॉरेन जो इंटेटी ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, अंटार्कटिक की जो एक्टिविटी होगी जैसे चाइना से, या डिपार्टिंग फ्रॉम चाइनीज पोर्ट पर, ये सब कुछ देखा गया। अब यहाँ पर प्रोविजन क्या दिया गया है कि यहाँ पर प्रोविजन है कि देखो भाई, रेगुलेशन उस पे है कि आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, एक्सपेंडिशन कर सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, फिशरी कर सकते हो और शिपिंग कर सकते हो। ये सिर्फ 5 चीज है जो आप वहां पर कर सकते हो। दूसरी है क्या है, तो पीसफुल यूज करो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, और साथ में जो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम है उसको भी मेंटेन करना है। वहां पर किसी प्रकार का मिलिट्री एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से बैन है वहां पर, इंक्लूडिंग जिसे वेपन टेस्टिंग भी नहीं कर सकते हो, ट्रूप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, और कम्बैट ऑपरेशन, ये सब कुछ बैन रखा हुआ है। मिनरल रिसोर्सेज है तो ये भी आपकी पूरी तरह से एक्सप्लोटेशन है, प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट साइंटिफिक रिसर्च को छोड़कर। वहां पर ईपीए मैंडेट है पूरी तरह से, जो हमारा ईआईए जो है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये पूरी तरह से मैंडेटरी है। और सुपरविजन आप मैकेनिज्म और पोस्ट इंसिडेंट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आप वहां पर जो गवर्नमेंट्स का जो गैप है, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट एंड मैरिन पॉपुलेशन, इसको भी आप एड्रेस करोगे गवर्नमेंट को। ठीक है। अब चाइना का जो अंटार्कटिक प्रेजेंस क्या हो रहा है, देखो पहली बार फर्स्ट एक्सपीडिशन 1984 में हुआ था, और उस समय चाइना पूरी तरह से कंसल्टेटिव पार्टी का हिस्सा बना और उसने ट्रीटी 1985 में ले लिया। अब करेंटली देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है 5 रिसर्च स्टेशन को चाइना, जिसमें पहला है ग्रेट वॉल, जोंगतन, टाइसन, कुनलुन और क्यूलिंग, ये 5 उसके स्टेशन है चाइना का जो ऑपरेट कर रहा है। अब देखो, ऑपरेट का जो एडवांस पोलर जो आइस ब्रेक है, जो जहां पर जीलोंग एंड जीलोंग 2 1 और 2 दोनों को पूरी तरह से दे रहा है। अब हाउ चाइना फ्रेम अंटार्कटिक एम्बिशन कैसे, तो देखो साइंटिफिक एंड क्लाइमेट रिसर्च के अनुसार आपको पता होगा कि हमें ये चीज समझना जरूरी है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जहां पर सी और लेवल को पता कर लेता है, पोलर एटमॉस्फेरिक इंप्रेशन देख सकता है। चाइना ये भी है कि जो डोमेस्टिक क्लाइमेट हो, इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो रिपीटेड ये चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है अंटार्कटिका का, ग्लोबल कॉमन नॉट और रिसोर्स फ्रंटियर के लिए भी है। तो गवर्नमेंट्स एंड रूल शेपिंग क्या है, देखो यहाँ पर क्या है ना कि मूव फ्रॉम रूल टेकर्स टू रूल शेपर्स, ये अंटार्कटिक जो ट्रीटी सिस्टम का मेन एम है कि हम रूल टेकर से लेकर रूल शेपर तक काम करें। अब डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इस ट्रेंड के अनुसार देखा जाए तो नेगोशिएटिंग हो रही है पूरी तरह से, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस हो गई है यहाँ पर, पोलर रिसर्च, एडवांस जो कैपेबिलिटी है जहाँ पे आइस ब्रेकिंग है, सैटेलाइट नेविगेशन और एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल इंजन, ये सब कुछ वहां पर एक्टिविटीज हो रही है। अब स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस क्या है, विदाउट मेकिंग एक्सप्लिसिट टेरिटोरियल क्लेम्स, बिना किसी क्लेम किए यहाँ पर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है यूपीएससी में कि विद रेफरेंस ऑफ इंडिया रिसर्च बेस इन अंटार्कटिका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, मैत्री है, टाइसन है, दक्षिण गंगोत्री और हिमालय। एक चीज बताओ, अभी मैंने इसका नाम पढ़ा टाइसन, ये कहाँ का है, चाइना का है ना। तो जहां जहां दो है तो पहले तो देखो ये होगा नहीं, और आपको कमेंट करना कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये होगा नहीं, मैत्री नाम सुने नहीं होंगे, दक्षिण गंगोत्री सुने और हिमालय सुने, तो ओनली 3 होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम एंड क्राइसिस ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट्स के बारे में। देखो साइबर क्राइम एंड क्राइसिस हो रही है ग्लोबल गवर्नमेंट्स में, ये इंडिया जो पूरी तरह से देखा जाए तो स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो इसके मामले में थोड़ा हमको इस चीज को देखना है। देखो
कंटेक्स्ट में क्या है, क्यों न्यूज में, तो साइबर क्राइम एंड ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस का ये न्यूज है। यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, रैंसमवेयर, डेटा थीफ हो रही है, डेटा चोरी हो रही है, स्टेट स्पॉन्सर हैकिंग हो रहे हैं, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस जो मैकेनिज्म है बहुत ही कमजोर होती जा रही है। तो ये देख रहे, तो इंडिया का चैलेंजेस क्या है, मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, सबसे पहला इंगेज करे वो मीनिंगफुल एंड रूल मेकिंग ऑफ दैट ग्लोबल लेवल पर पूरी तरह से एक नियम बनाए। अब व्हाट इज साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है, देखो साइबर क्राइम एक प्रकार का एक ऐसा क्राइम होता है जहां पर हम कंप्यूटर का यूज करके या नेटवर्क का यूज करके या किसी प्रकार का ऐसा टूल्स टारगेट को हम करते हैं और उसके जैसे पैसा हमने ठग लिया, ये सब कुछ हमारा साइबर क्राइम में आता है। अब मेजर टाइप्स क्या है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होना, ये भी साइबर क्राइम्स है। रॉन्समेयर अटैक्स ये भी होता है, साइबर स्पियोनोज, डेटा ब्रीचेज, अटैक ऑन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अब इसका फीचर देखा जाए ना तो बॉर्डरलेस नेचर है पूरी तरह से, यानी वीकेंड नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट पूरी तरह से देखा गया है। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि वाई ग्लोबल गवर्नेंस इज फेलिंग, क्यों हो रही है। पहली बात तो देखो, किसी प्रकार का कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है और क्राइम ट्रीटी के लिए, ये सबसे बड़ी चीज है। तो कन्फ्लिक्टिंग क्या हो रही है, कन्फ्लिक्टिंग देखने में ना सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में सबसे ज्यादा हो रही है और सोवरेनिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन में भी हो रहा है। अब देखो फ्रेगमेंटेशन एक क्रॉस फोरम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यूएन, रीजनल ग्रुपिंग एंड इनफॉर्मल कोलिएशन, ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब कोर आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, तो जो ग्लोबल गवर्नेंस है एक प्रकार का देखा जाए तो उसको वो पीछ नहीं रख रही है, और विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के समय समय के साथ देख रहे हो अब कितना एआई बदल गया है, किसी का भी चेहरा कहीं भी लगा कर लोग, तो ये भी एक प्रकार का क्राइम होता है। अब देखो जो कंपीटिंग ग्लोबल मेथड में क्या है, जैसे यूएस और यूरोपियन मॉडल में क्या है कि उनका ओपन इंटरनेट है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी नॉर्म्स है, लेकिन चाइना और रशिया मॉडल में देखा गया तो स्टेट कंट्रोल करता है और साइबर सोवरेनिटी, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में जैसे क्या है, कैपेसिटी डिफिसिट एंड रूल टेकर है। तो साइबर जो सोवरेनिटी है जब पुश मेनली बाय चाइना एंड रशिया के द्वारा सबसे ज्यादा पुश किया जा रहा है। अब देखो यूएन एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अनुसार अगर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो काम कर, जैसे यूएन ओपन इंडेड ग्रुपिंग जो है, दूसरा है यूएन ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट एंड बुडापेस्ट एंड कन्वेंशन ऑन क्राइम, तो ये कुछ यूएन के मेजर प्लेटफॉर्म है जहां पे काम कर। अब इशू क्या रहा है, तो बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है ये डोमिनेट करता है वेस्टर्न कंट्री को और इंडिया इसका एक सिग्नेचरी नहीं है, ये भी समस्या। तो यूएन प्रोसेस के अनुसार बहुत ही स्लो है और कॉन्सिक्वेंस ड्रिवन भी है पूरी तरह से। अब इंडिया का कोर कंसर्न क्या होना चाहिए, तो प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लाओ, अवॉइड करो डोमेन्स को जिसे बिग टेक या पावरफुल साइबर स्टेट्स को, बैलेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी नीड्स लाओ, डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाओ और डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंडिया लैक ऑफ द टेक्निकल कैपेसिटी एंड नेगोटिएट साइबर, ये भी है इंडिया के पास बहुत ही टेक्निकल कैपेसिटी कम है। अब ग्लोबल कंपेरिजन के अनुसार देखा जाए तो ये चीजें क्या, जैसे यूएसए है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वहां पर साइबर का कमांड है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। चाइना में अगर हम बात करें तो वहां पर स्टेट बैक साइबर कैपेबिलिटी है। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो वहां पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है। लेकिन इंडिया की बात करें तो पॉलिसी एम्बिशन है, टेक्निकल डेप्थ है। तो पावर का अगर देखा साइबर गवर्नेंस में फ्लो करता है, टेक्निकल एक्सपर्टेसी होना चाहिए और स्टैंडर्ड सेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो व्हाट इंडिया मस्ट डू, तो इंडिया को देखो क्या करना चाहिए, तो पहले तो साइबर डिप्लोमेसी अच्छा करे, टेक्निकल नेगोशिएटर लेकर आए और इंगेज करें मल्टीपल लेवल सिमुलेटेनियस के साथ, जैसे यूएन के साथ करें, रीजनल फोरम के साथ करें, बायलैटरल साइबर एग्रीमेंट करें। और ये भी देखा जाए स्ट्रेंथ जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, जैसे सीआरटी जो है हमारा, तो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है पूरी तरह से, जहां पर पूरी तरह से काम कर। और फाइनल टेकवे के अनुसार तो बिना बिना किसी टेक्निकल कैपेसिटी को, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को, ग्लोबल गवर्नेंस को बिकम अ सिंबॉलिक, ये पूरी तरह से होता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर यूपीएससी अनुमानित कर सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद द रेफरेंस ऑफ साइबर्स एंड ग्लोबल साइबर गवर्नेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइबर क्राइम जो है a unique challenges to national law enforcement because it is a largely transaction in nature. दूसरा है there is a universal accepted legal binding global treaty and governing crimes, cyber crimes. Difference in the national approach to internet governments have the contribute to the frame फ्रेगमेंटेशन इन द ग्लोबल साइबर। तो आप दोस्तों इसको कमेंट करके बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आपको पता होगा कि 27 जनवरी को ये हुआ है, क्योंकि 26 जनवरी को
जो यूएन की जो प्रेसिडेंट है वो आई थी हमारे यहाँ, और 27 जनवरी को ये एग्रीमेंट हुआ। देखो ये यूएन की प्रेसिडेंट है। अब देखो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी को कर लिया है। और ये लॉन्च कब हुआ था फ्री? तो 2007 में हुआ था। अब इसमें कौन कौन से बात की गई है? एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सर्विस एंड डाटा इशू, ये सबके सब इसमें इंक्लूडेड रखे गए हैं। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये रिवाइड किया गया था 2022 में और प्रोग्रामेटिक डिसीजन रखा गया। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करता है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रेसिव जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो अब तक है। अब ये चीजें हैं। अब स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन होगा, डाइवर्सिफिकेशन करेगा, यूरोपियन यूनियन का जो डी रिस्किंग था चाइना से वो भी खत्म हुआ, और इंडिया पुश करेगा फॉर एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है भारत को अपने इकोनॉमी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। अब कोर फीचर ऑफ द एग्रीमेंट का क्या है? एग्रीमेंट का कोर फीचर देखो देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो कमिटमेंट है कि जो टैरिफ है जो 99.5% इंडिया का एक्सपोर्ट वैल्यू, अब 19.7% इंडिया का एक्सपोर्ट जो गेट जीरो ड्यूटी फ्रॉम फर्स्ट डे, ये चीजें हो गया। अब इंडिया का कमिटमेंट देखा गया, इंडिया ने कहा कि देखो भाई टैरिफ जो है 97.5% यूरोपियन एक्सपोर्ट वैल्यू पर इमीडिएट कर दिया, 49.6% टैरिफ लाइन, और फेज रिडक्शन 5 से 10 ईयर्स में सेंसिटिव आइटम पर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंसिटिव सेक्टर क्या क्या है? जैसे इंडिया में डेयरी, स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चर, ये पूरी तरह से, और यूरोपियन यूनियन में जैसे बीफ हुआ, शुगर, राइस, पोल्ट्री, मिल्क पाउडर एंड इथेनॉल, ये सब के सब वहां पर सेंसिटिव सेक्टर्स है जहां पर 5 से 10 साल तक ये फेज रिडक्शन होगा। अब देखो व्हाट इंडिया गेन, इंडिया को क्या प्रॉफिट हुआ इंडिया के लिए? देखो तो मेजर बेनिफिशियल होगा जीरो ड्यूटी पर, टेक्सटाइल एंड अपील होगा, लीदर, मैरिन, जेम्स, ज्वेलरी और टॉय, स्पोर्ट गुड्स एंड फर्नीचर, ये सब में फायदा होगा। और इंप्लॉयमेंट इंपैक्ट में अगर देखा जाए तो लेबर जो इंटेंसिव सेक्टर है जिसे 2.8 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर इनहांस करेगा इंडिया का कम्पिटिटिव जो है जो वीजा Y2Y। अब देखो यहाँ पर बांग्लादेश, वियतनाम एंड टर्की, ये तीनों के लिए होगा। अब सर्विस में देखा जाए तो यूरोपियन जो यूनियन का जो मार्केट है वो 144 सर्विस सब सेक्टर में है, जैसे आईटी है, आईटी सेक्टर जो है, प्रोफेशनल बिजनेस है, एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज भी है। अब यहाँ पर व्हाट इंडिया कंसीड, तो यूरोपियन यूनियन को गेट एक्सपेंड करेंगे एक्सेस यहाँ पे मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल लग्जरी सेगमेंट होगा वो, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, एयरक्राफ्ट एंड हाई टेक्नोलॉजी गुड्स। एक्सपेक्टेड है कि बेनिफिट हो फॉर इंडिया के लिए, जिसे चीपर कैपिटल गुड्स हो जाने चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से अपग्रेडेशन हुआ, इंटीग्रेशन हम करेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन को, और सर्विस जो ओपन किया है बाई इंडिया के द्वारा तो 102 सर्विस जो है सब सेक्टर में, जिसमें टेलीकॉम, मैरीटाइम, फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंट सर्विसेज। अब यहाँ पर हैंडलिंग सेंसिटिव सेक्टर क्या है ऑटोमोबाइल में? तो यूरोपियन यूनियन का जो कार है प्राइस अबव द 25 लाख है, और इंपोर्ट ड्यूटी की बात की रिड्यूस करता है 110 से लेकर 110% था, अब ये 10% हो गया। जो क्योटा बेस्ड सिस्टम है विद प्राइस लिंक स्लेब हो गया, प्रोटेक्ट जो डोमेस्टिक एंड मिड सेगमेंट मैन्युफैक्चर होंगे। अब वाइन्स एंड स्पिरिट्स की अगर बात करें तो ड्यूटी जो रिड्यूस होंगे 150 से ये घटकर 20 से 30% हो गया है, अब सब्जेक्ट टू इंपोर्ट क्वार्टर। अब रिफ्लेक्ट करेंगे इंडिया का न्यू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रेटजी है, जिसे ग्रेजुअलिज्म्स एंड कैलिब्रेशंस अवॉइडिंग करेंगे शॉक एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है कि स्ट्रेटजिक जो है जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के अनुसार तो ये क्रिएट करेंगे हम सबसे ज्यादा नियरली 2 बिलियन पीपल के लिए मार्केट कैबिनेट के लिए, और ये री जो होगा रूल बेस्ड होगा ट्रेड ऑर्डर पर, और इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटजी का पार्टनरशिप भी पूरी तरह से री करेगा। सिग्नल इंडिया का इवोल्यूशन है, यानी फ्रॉम डिफेंसिव ट्रेड पोस्टर से ये चलेंगे सेलेक्टिव लिबरेशन पर, और चैलेंजेस भी आएंगे, क्या आएंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, एमएसएमई जो है कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और रेगुलेटरी जो कन्वर्जेंस एंड स्टैंडर्ड कंपाइलेंस भी होगा। अब यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और मार्क करेगा शिफ्ट इंडिया ट्रेड डिप्लोमेसी फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म टू कोलैबोरेटिव लेवरिज्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि एग्जामिन द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एग्रीमेंट एंड हाईलाइट इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। तो ये 15 मार्क्स का है, 3 पेज में इसका आंसर आप लिखेंगे। हमारी टीम आपकी आंसर कॉपी को पूरी तरह से चेक करेगी, आप टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज सकते हैं। अब देखो फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इंडिया का एजिंग जो पॉपुलेशन क्या है, माइंड ऑफ द टाइम एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इंडिया का एजिंग सबसे पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पर बात करें ना तो इंडिया का अनइवन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, इंडिया डेमोग्राफिक डिवाइडेंस इन द रीजनल अनइवन। अब आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार फंडिंग में क्या है, केरला एजिंग द स्टेट बाई 2000
जो 36 तक है, जो इल्डरी देखा जाए 22%। तमिलनाडु अगर बात करें तो 20% बाई 2036 तक। बिहार, यूपी, झारखंड वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है राइज हो रहे हैं 2031 तक। कर्नाटक, महाराष्ट्र में ट्रांजिशनल फेज हो गया। अब इंडिकेट करेंगे कि हम पूरी तरह से एसाइक्लोरस एजेंसी जो क्रॉस कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन आरबीआई का जो फिजिकल जो प्रेस्क्रिप्शन है और लिमिट है वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिकमेंडेशन दिया है कि एजिंग जो स्टेट होगा, रेशनलिज्म सब्सिडी, मैनेज पेंशन बर्डन एंड यूथ स्टेट के लिए ये इन्वेस्टमेंट होगा। कोर लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो ये देखा गया है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो प्योरली फिजिकल चैलेंजेस के लिए आएगा। और यहाँ पर ओवरलुक सबसे ज्यादा हम पॉलिटिकल इकोनॉमी पर देखेंगे, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होगा और जो हमारा जेंडर एजिंग है उस पर सबसे ज्यादा। तो फेडरल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर साउथ स्टेट में फेस अ डबल डिसएडवांटेज। क्या? लोअर टैक्स रिवोल्यूशन और लाइकली रिडक्शन इन द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे दो चीजें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो यहाँ पैराडॉक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो स्टेट जो है पूरी तरह से सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकता है पॉपुलेशन पर और नाउ फिजिकल स्टेट के लिए। तो राइज क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म एंड इक्विटी पर। अब यूथफुल जो स्टेट अपॉर्चुनिटी आर ट्रैप में, तो आरबीआई कॉल करता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ग्राउंड रियलिटी क्या है? एजुकेशन स्पेंडिंग जो है स्टेजनेट एंड डिक्लाइन हो रही है, परसिस्टेंस एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो रही है। अब स्ट्रक्चरल रिस्क देखा जाए ना तो एंट्री ऑफ वर्क ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन एंड एआई लीड प्रोडक्टिव शिफ्टिंग है। तो डेंजर क्या होगा? डेंजर ऑफ एजिंग एंड बिफोर द गेटिंग रिच, यूएनडीपी कंसेप्ट के अनुसार देखा गया है। अब देखो यहाँ पर ना जो जेंडर एजिंग जो है, जो सोशल सिक्योरिटी गैप, द रिसर्च सोच द एजिंग डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट हो रहा है वुमेन पर। लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट लोअर एसेट ओनरशिप। आरबीआई का वर्कफोर्स पॉलिसी अगर बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट होगा। मेजोरिटी ऑफ एल्डरली वुमेन्स वेर नेवर द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, हेंस नो पेंशन कवरेज, किसी प्रकार का कोई पेंशन कवरेज नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ द इनफॉर्मल सपोर्ट्स, माइग्रेशन, न्यूक्लियर फैमिली। इंडिया का अगर इल्डरली देखा जाए तो इंक्रीजिंग द फेस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। ठीक है। अब देखो वे फॉरवर्ड क्या है? बियॉन्ड द फिजिकल कंसोलिडेशन में कंसीडर द पॉलिसी रिस्पॉन्स, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी, कोर इकोनॉमी एंड लेबर एब्जॉर्बिंग सर्विसेज। अब अर्ली इन्वेस्टमेंट बाय यूथफुल स्टेट के अनुसार देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम, पेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ द सोशल पेंशन में क्या है? कंफ्लिक्ट विथ आरबीआई फिजिकल कंसोलिडेशन स्टेंस, अदरवाइज ग्रेसफुल इजेनिंग होगा और रिमेन इलाइट सेंट्रिक होगा। अब यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है प्रेजेंट करेगा डाइवर्स चैलेंजेस अक्रॉस स्टेट, एक्सपोजिंग द लिमिट ऑफ वन साइज it's a for our physical approach. Critically examine the RBI recommendation aging and youthful estate in the context of federal equity, employment and transition and social security. देखो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको आप 3 पेज में इसका आंसर लिखेंगे। तो आप अच्छे से स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसका आंसर लिखिए, हमारी टीम आपके आंसर को पूरी तरह से इवैल्यूएट करने में काम करेगी। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीलिम्स फोकस के। पहला टॉपिक है हमारा हाउस होल्ड एंड कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 का। देखो ये कौन करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर कंजप्शन जितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर ये डाटा को रिक्वायर करेगा और उसको ट्रेंड इकोनॉमिक वेलबींग में रखेगा। और ये भी देखा गया कि डिटरमाइन करने के बाद जो हमारा जो बास्केट कंज्यूमर्स है, गुड एंड सर्विसेज है, उनका जो कैलकुलेशन करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी ये पब्लिश करने का काम करेगा। दूसरा दोस्तों नेशनल वोटर डे। देखो भाई आपको पता होगा कि 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर डे था और थीम है आज का माई इंडिया माई वोट। तो ये टैगलाइन जो है अब सिटीजन का और हार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें क्या हो रही है ना कि जो फाउंडेशन जो इलेक्शन कमीशन है ईसीआई जो है वो 25 जनवरी 1950 को इसका रखा। ये आर्टिकल 324 में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हो, ये फाउंडेशन रखा था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ऑनर द वोटर्स, इनकरेज करेंगे हम यूथ पार्टिसिपेट को, स्ट्रेंथ करेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यू को और प्रमोट करेंगे यूनिवर्सल एंड एडल्ट सफरेज के लिए। अब यहाँ पर नेशनल आर्मी डे, थर्ड पॉइंट है नेशनल आर्मी डे। देखो 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है हर साल और इस साल का थीम है ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ये फोकस करेगा डिजिटल ट्रांजिशन विद इन द इंडियन आर्मी के लिए। और रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो फील्ड मार्शल
जो कोंड्रेकेला ऑफ द कृपा, जो ये सबसे लेफ्टिनेंट जो जनरल थे उनके लिए। तो इनका फर्स्ट कमांडर चीफ थे इंडियन आर्मी में और जनरल फ्रांसिस ब्राउन। तो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया के 15 जनवरी 1949 में। तो इसके लिए ये उस दिन हम नेशनल आर्मी डे मनाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विद रेफरेंस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार इंडिया इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिकल, सही बात है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम। तो पहला तो सही है। दूसरा है द सर्वे प्रोवाइड डेटा यूज एस्टिमेटेड पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड कंजप्शन पैटर्न, ये भी सही। तो ये देख लो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर लीजिए, मैंने तो आंसर हिट में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।